We're going to study about assumptions of Compton effect. Compton ने क्या बताया था हमें? Compton shift के बारे में बताया था, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? Compton shift निकाल सकते हैं जो लैम्डा और लैम्डा डैश है, जिसको हम जो वेवलेंथ होती है इंसिडेंट की और स्कैटर्ड रेडिएशंस की रिस्पेक्टिवली। तो assumptions क्या दिए उसने? क्या किया कि जो following assumptions were made by Compton before deriving the expression for change in wavelength of high energy incident radiations, कि जो एक्सप्रेशन निकालनी थी चेंज इन वेवलेंथ के लिए, किसके लिए? हाई एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशंस के लिए। उसको डिराइव करने से पहले उसने क्या किया? कंप्टन ने एजम्पशंस दी। पहले जो एजम्पशन थी वो क्या थी? जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है और रेस्ट है बिफोर कोलिजन विद द इंसिडेंट हाई एनर्जी फोटोन। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? फ्री होता है या फिर रेस्ट पे होता है जब वो कोलिजन करने से पहले होता है विद द इंसिडेंट हाई एनर्जी फोटोन। कि जब तक वो इंसिडेंट हाई एनर्जी फोटोन के साथ कोलिजन नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। और कहाँ पे होता है? रेस्ट पे होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है जो उन्होंने एजम्पशन दी थी कंप्टन ने? कि कोलिजन जो होता है एक हाई एनर्जी फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। मतलब जो बाद में चीज़ कंजर्व्ड रहेगी वो पहले भी कंजर्व्ड रहेगी। कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, दैट इज़ इलास्टिक कोलिजन। अब देखो, आफ्टर द कोलिजन हैज़ टेकन प्लेस, जब कोलिजन हो गया है, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकन, तब हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक मास लेंगे। बिकॉज only a small part of the energy of the incident radiation or high energy photon gives sufficient energy to the recoil electron। क्योंकि एक छोटा सा पार्ट होता है एनर्जी का, किसकी एनर्जी का? इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी का, जो क्या करता है? सफिशिएंट एनर्जी देता है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? रिकोइल हो सके। रिकोइल का मतलब क्या होता है? टकरा के वापस आना, रिकोइल करना। रिकॉइल ऑफ ए गन हमने पढ़ा है ना, वापस आ जाती है वो, दैट्स वाई। कि थर्ड एजम्पशन क्या थी? कि जब कोलिजन होता है ना तो हम जो मास लेते हैं इलेक्ट्रॉन का वो रिलेटिविस्टिक मास लेते हैं। रिलेटिविस्टिक मास कौन सा होता है? जो हम विद रिस्पेक्ट टू बॉडी को हम देखते हैं कहाँ पे? रेस्ट पे देखते हैं। बिकॉज क्योंकि एक स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी, किसकी स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी? इंसिडेंट रेडिएशंस की। और इंसिडेंट रेडिएशन क्या है? हाई एनर्जी फोटोन। वो क्या करती है? गिव सफिशिएंट एनर्जी टू द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। वो एक सफिशिएंट एनर्जी दे देती है, किसको? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को। किसको? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को। अगर हम एक्सप्रेशन देखें चेंज इन वेवलेंथ के लिए तो वो क्या आएगी? ठीक है, ये एजम्पशन थी। अब हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, जो हम कंप्टन शिफ्ट निकाल रहे हैं। डेल्टा लैम्डा क्या होता है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं उसके लिए। देखो, लेट अस कंसीडर अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू। अब हमने पढ़ा कि फोटोन लेंगे हम, उसकी एनर्जी मान ली एच न्यू है, वो कोलाइड करे एक इलेक्ट्रॉन से जो किस पे होगा? रेस्ट पे, क्योंकि एजम्पशन थी। वी एज्यूम दैट कि इवन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस अराउंड विच इट इज़ रिवॉल्विंग, कि हमने क्या एज्यूम किया? कि तब भी जब इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस से बाउंड है, अराउंड विच इट इज़ रिवॉल्विंग, जिसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है बाउंड कर रहा है ना, फिर भी इट रिसीव सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन। वो कुछ सफिशिएंट एनर्जी रिसीव करेगा, किससे? इंसिडेंट फोटोन, जो हमने फोटोन को इंसिडेंट करवाया है। एंड सो इट कैन बी ट्रीटेड एज प्रैक्टिकली फ्री। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम प्रैक्टिकली फ्री ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम ये मान सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्या है? फ्री है। During the collision process, some part of the energy is imparted to the electron। कि जब कोलिजन की प्रोसेस होती है ना तो कुछ एनर्जी तो किसको दी जाती है? इलेक्ट्रॉन को। विच इन टर्न गेन्स काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण वो क्या कर लेता है? काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेता है। एंड सो रिकॉइल्स, और वो वापस रिकॉइल हो जाता है, वापस आ जाता है। इन द फिगर बिलो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज शॉन। जो फिगर है उसमें जो प्रोसेस है स्कैटर के होने की और एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वापस आने की, वो दिखाई गई है। वेयर एंगल ऑफ रिकॉइल इज गिवन थीटा। जो ये वाला थीटा है, जो यहाँ से रिकॉइल हुई, ये वाला एंगल कौन सा है? थीटा। एंगल ऑफ
रिकॉइल जिससे हम दिखाते हैं वो थीटा है, और जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है जहाँ से जो रे हैं वो स्कैटर्ड हुई वो किससे डिनोट हो रहा है, फाई से। कि एक इंसिडेंट फोटोन आया और उसने इलेक्ट्रॉन से क्या किया, टकराया, तो इंसिडेंट फोटोन में एनर्जी एच न्यू होगी और मोमेंटम क्या होती है, एम वी एम न्यू। मोमेंटम किसके इक्वल होगी, एच न्यू बाय सी। ई बाय सी भी होती है मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा टकरा के, और इन स्कैटर्ड फोटोन कहाँ आ जाएगा, उधर चला जाएगा। यहाँ की जो एनर्जी होगी एच न्यू डैश होगी और मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी होगी। बिफोर कोलिजन ये होगा और आफ्टर कोलिजन एनर्जी एम सी स्क्वायर और मोमेंटम एम न्यू एम वी। आगे देखो कि बिफोर द कोलिजन जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मैंने अभी बता दिया एच न्यू है, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन ही एच न्यू बाय सी है। हमने बोला था कि हम रेस्ट मास लेंगे, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन जो लेंगे हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास लेंगे। तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया एम नॉट, सो दैट रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल होगी, एम नॉट सी स्क्वायर के लिए इक्वल। तो रेस्ट मास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के। आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वो किसके इक्वल होगी, एच न्यू डैश के, और जो मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू डैश बाय सी के। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग वेलोसिटी वी वो किसके इक्वल होगा, एम के। सो द मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, एम वी के, और रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, एम सी स्क्वायर के। अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, जो फोटोन की एनर्जी थी और जो नॉर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, वो हमने क्या किया, ऐड कर दिया बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, अब हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया बिफोर और आफ्टर कोलिजन। तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये फिगर देखो, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास ये होगी, ये एंगल थीटा है, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है एम वी है, एम, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम होगी, मोमेंटम को हम किससे नोट करते हैं, एम इंटू में वी, उसकी वेलोसिटी। अगर एम वी है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी तो वी है, मोमेंटम देख रहे हैं ना हम, तो एम वी कोस थीटा, और इस साइड क्या होगी, एम वी साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। अब हम बात कौन सी एक्सिस की कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो ये है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम किसके इक्वल है, एच न्यू बाय सी के अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि बिफोर कोलिजन तो कोई वेलोसिटी ज़ीरो थी, मोमेंटम होगी नहीं, और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम क्या होगी, एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाई और प्लस ये वाली एम वी कॉस थीटा। ये स्कैटर्ड फोटोन के लिए है और ये इस के लिए है, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अलोंग वाई एक्सिस जब हम देखेंगे तो जो थीटा की वजह से है वो है एम वी साइन थीटा। ये तो बिफोर कोलिजन तो कुछ भी नहीं है ना वाई के अलोंग, तो 0 0, और जब हमने आफ्टर कोलिजन देखा तो यहाँ पे एम वी साइन थीटा है, एम वी साइन थीटा है, और यहाँ पे कितना है, एच न्यू डैश बाय सी साइन फाई है, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब नाउ कम बैक टू, इस एक्सप्रेशन को हमने ऊपर वाली को 1 मान लिया, नीचे वाली को 2 और नीचे वाली को 3 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, अगर हम इक्वेशन 2 से एच न्यू की वैल्यू निकाल लें तो सी उधर आ जाएगा ना, तो एच न्यू इज इक्वल होगा एच न्यू डैश कोस फाई प्लस एम वी सी कोस थीटा, और एम वी सी कॉस थीटा इक्वल होगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई के, इसको हमने मान लिया 4। नाउ एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है कि जो एम वी सी साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, एच न्यू डैश साइन फाई के, इसको हमने मान लिया 5th इक्वेशन। अब हमने क्या किया, स्केयरिंग 4 and 5 एंड एडिंग 4 और 5 को क्या किया, स्केयर कर दिया और ऐड कर दिया,
तो एम स्केयर वी सी स्केयर इक्वल होगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई का स्केयर प्लस एच न्यू डैश साइन फाई का स्केयर। और एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे आगे एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर माइनस 2h स्केयर न्यू डैश कोस फाई। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एच स्केयर कॉमन ले लेंगे, वी स्केयर प्लस न्यू डैश का न्यू स्केयर है ये न्यू स्केयर प्लस न्यू डैश स्केयर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई। इसको मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, वन इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एम सी स्केयर की वैल्यू निकाले तो किसके इक्वल आएगी, एच इंटू में न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्केयर। अब क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्केयरिंग कर दिया। तो एम स्केयर सी रेज टू पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एच स्केयर वी न्यू स्केयर प्लस न्यू डैश स्केयर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी 4 प्लस 2 एच एम नॉट सी स्केयर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश। इसको मान लिया सेवन्थ इक्वेशन। अब क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 7 वी हैव, 6 को हमने 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने 6 को 7 में से, तो क्या मिलेगा, एम स्केयर सी स्केयर कॉमन आ जाएगा इंटू सी स्केयर माइनस वी स्केयर इज इक्वल होगा 2h स्केयर न्यू डैश कोस फाई माइनस 1 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज टू पावर 4। एम स्केयर सी 4 इंटू 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इक्वल होगा माइनस 2h स्केयर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस फाइव प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज टू पावर 4। सबसे पहले जो एनर्जी वाली इक्वेशन थी उसको 1 माना था, फिर अलोंग एक्स एक्सिस वाली को 2, अलोंग वाई एक्सिस को 3rd। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से एच न्यू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और एच न्यू की वैल्यू के बाद हमने क्या निकाला, एम वी सी कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, उसको मान लिया 4th। फिर एम वी सी साइन थीटा की वैल्यू निकाली, उसको मान लिया 5, ठीक है। तो 1 2 3, फिर एम वी सी कोस थीटा की वैल्यू, फिर एम वी साइन सी थीटा की वैल्यू, फिर स्केयर कर दिया 4 एंड 5 को और फिर ऐड कर दिया। अब फिर इक्वेशन 1 में से एम सी स्केयर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, स्केयर और 4 और 5 को ऐड करके क्या किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर की, उसको मान ली सिक्स्थ इक्वेशन। उसके बाद स्केयर कर दिया बोथ साइड उसी इक्वेशन को, एम सी स्केयर वाली को, ठीक है। और हमने एम स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू निकाल ली 7। फिर 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, एम स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर इज इक्वल होगा माइनस 2h स्केयर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कोस 5 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4। नाउ फिर हमने क्या किया, एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर इंटू 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर को इस तरफ ले लिया, वो इक्वल होगा माइनस 2h स्केयर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कोस 5 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4। बिकॉज जो m किसके इक्वल होता है, एम नॉट बाय में 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर का रूट, और एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस 2h स्केयर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस 5 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4। और अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, 2h स्केयर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कोस 5 की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर की, क्योंकि एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 बोथ साइड से कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर आ जाएगा h बाय में एम नॉट सी स्केयर इंटू 1 बाय में 1 इंटू 1 माइनस कोस 5, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इधर ले लिया, और ठीक है, और इसको उधर ले गए, h बाय में एम नॉट सी स्केयर इंटू 1 माइनस कोस 5, और 1 बाय में न्यू माइनस 1 बाय में न्यू और 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू इक्वल होगा h बाय में एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस 5 8th इक्वेशन के, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c बाय में न्यू डैश माइनस c बाय न्यू इज इक्वल्स टू h बाय में एम नॉट सी
इंटू 1 माइनस कोस फाई, क्योंकि सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच बाय में एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। इसको बोलेंगे नाइन्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, नाइन्थ इक्वेशन। द क्वांटिटी है जो एच बाय में एम नॉट सी, इसको बोलेंगे लैम्डा नोट, इसको बोलेंगे कम्पटन वेवलेंथ, इज कॉल्ड कम्पटन वेवलेंथ। और जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डेल्टा लैम्डा है वो क्या होगी, कम्पटन शिफ्ट, और इस इक्वेशन को बोलेंगे नाइन्थ इक्वेशन। तो हमें क्या पता चला नाइन्थ इक्वेशन के लिए, कि जो चेंज इन वेवलेंथ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन की। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कितनी है, बट डिपेंड्स ऑन ओनली द एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, और वो किसके एंगल पे डिपेंड करती है, स्कैटर्ड फोटोन के एंगल पे, क्योंकि जो एंगल रिकॉइल इलेक्ट्रॉन था और स्कैटर्ड फोटोन था तो उसके एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो चेंज इन वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन के, बट डिपेंड करती है ओनली द एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, और चेंज इन वेवलेंथ इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ स्कैटरर की। चेंज इन वेवलेंथ क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है कि स्कैटरर किस नेचर का है। अब स्पेशल केस देखो इसके, कि व्हेन फाई इक्वल्स टू 0, अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू 0, दैट इज़ नो चेंज इन वेवलेंथ टेक प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कि वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा जब जो वेवलेंथ टेक प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कि इंसिडेंट फोटोन के डायरेक्शन में कोई भी चेंज इन वेवलेंथ नहीं होगा। जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 0 होगा, मतलब चेंज इन वेवलेंथ नहीं होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन की तरफ। अगर फाई की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल होगा, डेल्टा लैम्डा के, और 1 माइनस कोस 90 0 हो जाएगा, तो एच बाय में एम नॉट सी के। एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन एम नॉट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का इंटू 3 इंटू 10⁸, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0.0242 एंगस्ट्रॉम के। व्हेन फाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई के, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डेल्टा लैम्डा के, इक्वल होगी 2h बाय में एम नॉट सी के, क्योंकि कोस पाई कितना होता है -1, इक्वल हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो सो व्हेन फाई वेरीज बिटवीन 0 डिग्री एंड पाई, जब फाई वेरी करता है किस में, 0 डिग्री और पाई में, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन वेरी करती है लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2h बाय में एम नॉट सी में। जब फाई वेरी करता है 0 डिग्री और पाई में, तो जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड फोटोन की वो वेरी करती है लैम्डा से लैम्डा प्लस 2h बाय में एम नॉट सी में, प्रोवाइडेड जो इंसिडेंट फोटोन इज़ ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। जो इंसिडेंट फोटोन होना चाहिए ना वो बहुत स्मॉल वेवलेंथ का होना चाहिए, ये प्रोवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड द इंसिडेंट फोटोन इज़ ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। तो हमने क्या किया, कम्पटन शिफ्ट फाइंड कर ली, दैट इज़ चेंज इन वेवलेंथ इज़ मैक्सिमम। तो कम्पटन शिफ्ट कब मैक्सिमम होगी, इफ़ द इंसिडेंट फोटोन इज स्कैटर्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, कि अगर जो इंसिडेंट फोटोन है वो स्कैटर्ड हुआ है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट, तो जो कम्पटन शिफ्ट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। So as we find that the Compton shift is maximum if the incident photon is scattered in a direction opposite to the direction of incidence, कि जब जो इंसिडेंट फोटोन है वो स्कैटर्ड हुआ है अपोजिट किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो नोट क्या है कि इन अबव प्रोसेस में हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट क्या है, कंसीडर किया था उसको ऑलमोस्ट फ्री, बट इफ़ इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू द एटम, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है एटम से, देन द एनर्जी इज़ इम्पार्टेड टू द एटम एज ए होल, तो जो एनर्जी होगी ना वो एटम पूरा एटम ले लेगा, एनर्जी इम्पार्टेड टू द एटम एज ए होल, पूरा एटम उस एनर्जी को ले लेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन ही लेगा,
कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एटम से बंधा हुआ है, जो एनर्जी है वो टू द एटम एज अ होल पे जाएगी। इफ़ कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द एटम, देन कंपटन शिफ्ट किसके इक्वल होगी, डेल्टा लैम्डा के। डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल होगा एच बाय में एम सी, पूरे मास ऑफ एटम हो जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इंटू 1 माइनस कोस फाई। एज जो कैपिटल एम है वो बहुत लार्ज है कंपेयर टू स्मॉल एम, सो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ रहा है ना, कैपिटल एम तो बहुत बड़ा है, तो जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। दैट इज़ द स्कैटरिंग विल बी कोहेरेंट, तो जो स्कैटरिंग होगी वो कोहेरेंट होगी, मतलब सेम वेवलेंथ की होगी, सेम सोर्स की होगी, ठीक है। द स्कैटरिंग क्या होगी, कोहेरेंट होगी।